स्केचिंग शब्द सुनते ही सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? पोर्ट्रेट्स, हाइपर रियलिस्टिक वर्क, डिटेल्ड वर्क। अगर आप इन्हीं सब चीज़ों को स्केचिंग समझते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि स्केचिंग का मतलब इन सब से बहुत हटके होता है। जब हम एज एन आर्टिस्ट आर्ट की फील्ड में वर्क करते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हमें स्केचिंग के एक्चुअल मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टार्टिंग से ही इस कन्फ्यूज़न में जाएंगे कि पोर्ट्रेट्स, डिटेल्स वर्क, इन सबको स्केचिंग बोलते हैं, तो आपको आगे चल के काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा। स्केचिंग का बेसिक मतलब होता है कि जब हम कम टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट की फील को कैप्चर करें। स्केचिंग ड्राइंग का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें हम स्पीड वर्क करते हैं, और ड्राइंग एक बहुत बड़ा शब्द है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, वैल्यूज़ की प्लेसमेंट, टेक्सचर्स, अलग अलग चीज़ें होती हैं, फाइनल वर्क होते हैं। ये सारे ड्राइंग के अंदर आते हैं, और स्केचिंग भी ड्राइंग का ही एक पार्ट है। और फाइनल वर्क जैसे कि जो आप पोर्ट्रेट, ड्राइंग, ये सब आप जो बोलते हो, स्केचिंग समझते हो जिनको, उसको एक्चुअल में हम फाइनल वर्क कहते हैं। और फाइनल वर्क बनाने के लिए स्केचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए इस रियल टाइम डेमो की हेल्प से हम समझते हैं कि स्केचिंग एक्चुअल में होती क्या है, और इसको कैसे करते हैं, और क्या क्या जो रूल्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, जिनको हम स्केचिंग के दौरान फोकस करते हैं, उन पर वर्क करते हैं, और कौन कौन से रेफरेंसेस और क्या मटेरियल्स, ये सब कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों को कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एज आ रेफरेंस अपना एक फ़ोटो लिया हुआ है। अब मैं इसमें सबसे पहले हेड को ड्रॉ कर रहा हूँ, क्यों और स्केचिंग करते टाइम हम एक चीज़ को फोकस करते हैं कि हम पहले एक लाइन खींचते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग बाकी लाइन को कंपेयर करके खींचते हैं। जैसे कि मैंने ये सामने एक लाइन खींची, अब इसी से कंपेयर करके जो हेयर्स हैं उनको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और स्केचिंग में हम धीरे धीरे एक एक चीज़ को संभालते हुए ड्रॉ नहीं करते हैं, एक फ्लो के साथ काम करते हैं। और हम जब चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर करके बनाते हैं तो उससे इजीली प्रपोर्शंस को जज करना आसान होता है। इसे हम कंपैरेटिव मेजरमेंट कहते हैं। यहाँ पे हम बस देख रहे हैं कि लाइंस कैसी जा रही हैं और उसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर रहे हैं। अब जो टी शर्ट का गर्दन वाला पार्ट है हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं। हमको मेनली अपनी ऑब्जर्वेशन पर फोकस करना है कि लाइंस कैसी जा रही हैं। यहाँ पे सीधी नीची लाइन जा रही है, और हम डायरेक्टली कर्व्स को ऐड ना करें, तो हम पहले जो स्ट्रेट लाइन है उसमें अपने रेफरेंस को सिंप्लीफाई करके फिर उसमें थोड़ा बहुत कर्व ऐड करते हैं। स्केचिंग में बेसिकली हम उस चीज़ का फील कैप्चर करते हैं। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि हम उसको एग्जैक्ट सेम टू सेम कॉपी करें, हम इसमें केवल बस लाइंस और एंगल्स को ऑब्जर्व करते हैं। और जब हम कोई आर्ट वर्क बनाते हैं या स्केचिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमारी आइज़ का ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आर्ट होती है वह हमारी आंखों से ही बनाई जाती है। जब तक हमको चीज़ों को देखना नहीं आएगा तब तक हम उसको इजीली ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको चीज़ों को देख के ऑब्जर्व करना आना चाहिए। जैसे कि अब जो यहाँ पे हाथ है तो उसके लिए मैं डायरेक्टली एक लंबी लंबी लाइंस खींच रहा हूँ, और मैं यहाँ पे लाइटली ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि इससे हम इजीली जो अपनी मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम पेन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें अब अपने आप को हम ज़्यादा फोर्स करते हैं कि हम करेक्ट ही ड्रॉ करें। और जब पेंसिल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसलिए पेन से स्केचिंग करना भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे हम अपने आप को ज़्यादा अच्छे से ऑब्ज़र्व करने के लिए फोर्स करते हैं। और हम पेन से सबसे पहले लाइटली ड्रॉ करते हैं। इससे हम जब उसको फिर धीरे धीरे जब उसमें और आगे डार्कनेस ऐड करते हैं तो उससे हम इजीली उसको कंट्रोल कर पाते हैं। और लाइटली ड्रॉ करने से हम अलग अलग जो शेड्स होते हैं, जो अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, उनको इजीली दिखा पाते हैं। इससे एक और बेनिफिट होता है कि जब हम कोई भी अदर टूल यूज़ करते हैं तो उसे हम इजीली अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर पाते हैं। पेंसिल है तो जैसे हम उससे वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो हम एक ही पेंसिल का यूज़ करके किसी भी आर्ट वर्क में लाइट वैल्यू और डार्क वैल्यूज़ को ईजीली दे पाते हैं। इसलिए हम जब स्केचिंग करते हैं तो उस टाइम पे हम इन सारी चीज़ों को फोकस में ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, ताकि जो हम फिर फाइनल वर्क्स बनाएं उनमें यह चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल हों। जैसे कि यहाँ पे अब मैं जो पेंट है
उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उसके लिए बस डायरेक्ट स्ट्रेट लाइंस में हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं। ये नहीं कि वह थोड़ा सा राउंड है या कर्व है, डायरेक्ट हम क्विकली फ्लो के साथ वर्क कर रहे हैं। स्केचिंग का मतलब होता है कि जब हम स्पीड में काम करें क्विकली, हम यहाँ पे बस केवल अपने रेफरेंस को ऑब्जर्व करके उसको क्विकली बस पेपर पर कैप्चर कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि स्केचिंग हमारा अच्छा ही बने, स्केचिंग धीरे धीरे ही इम्प्रूव होता है। हम जब उसको डेली बेसिस पर कंटिन्यूसली करते हैं लंबे टाइम तक, तो धीरे धीरे हम उस पर हमारा जो हाथ बैठता जाता है, हम उसमें अच्छे से एबिलिटी आती है हमारे अंदर कि हम चीज़ों को कम टाइम में भी कैप्चर कर पाते हैं। स्केचिंग हम अपनी प्रैक्टिस के लिए करते हैं, ना कि किसी और को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे अगर मिस्टेक हो रही तो आपको उनको ऑब्जर्व करना है। और स्केचिंग का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं कम टाइम के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम एक फाइनल वर्क बनाते हैं तो उसमें कम से कम 5 से 6 घंटे हम देते हैं, कम से कम इतना ही टाइम लगता है। लेकिन जब हम स्केचिंग करते हैं तो उसमें हम कई बार 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट या 30 सेकंड, इवन 30 सेकंड के भी हम क्विकली जेस्चर ड्राइंग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम अगर हमारी किसी भी जगह पे मिस्टेक होती है तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, उसको हम दोबारा बना सकते हैं और इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जबकि एक फाइनल आर्ट वर्क बनाते टाइम जब कोई मिस्टेक होती है तो उसमें हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है उसको करेक्ट करने में, क्योंकि हम उस पर काफ़ी टाइम से उस पर वर्क कर रहे हैं। और जब हम डेली बेसिस पर स्केचिंग करते हैं तो यह चीज़ हमें जो फाइनल आर्ट वर्क है उसमें भी काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि उससे हमारे यहाँ के ट्रेंड होते हैं कि हम चीज़ों को क्विकली उसको देख के ऑब्जर्व कर पाएँ और अपनी मिस्टेक्स को खोज पाएँ। और जब हम फाइनल आर्ट वर्क बनाते हैं तो उस टाइम पे भी हम जो हमारी हैबिट होती है, जो चीज़ों को देखने की हमारी मेंटलिटी होती है, वह सेम रहती है और हम अपनी गलतियों को अच्छे से ऑब्जर्व करके उन्हें करेक्ट कर पाते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने हेयर्स में और जो पेंट है उसमें थोड़ी हल्की हल्की हेचिंग की है, ताकि जो डार्कनेस है उसका फील आ सके कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। क्योंकि और जो एरिया है, जैसे ये टी शर्ट है वह एकदम वाइट है, तो इसमें हम जो छोटे छोटे स्ट्रोक्स हैं उनको अभी नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेनली जो ओवरऑल फील है उसको हम बस कैप्चर कर रहे हैं। हम इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए बस हम इतना ही करते हैं। यहाँ पे मैंने एक और फोटो ली है, और स्केचिंग करते टाइम ऐसा नहीं है कि हमको किसी पोर्ट्रेट की, किसी मॉडल की, इसी टाइप से मैं यहाँ पे जो ह्यूमन फिगर्स हैं उनको ले रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको भी यही रेफरेंसेस यूज़ करने हैं। स्केचिंग हम कोई भी सब्जेक्ट लेके कर सकते हैं, जैसे कि हम कई बार स्टिल लाइफ की स्केचिंग करते हैं या इवन लैंडस्केप की स्केचिंग करते हैं। हमारे सामने कोई लाइव ऑब्जेक्ट है हम उसकी स्केचिंग करते हैं, लाइव फिगर है उसकी स्केचिंग करते हैं, कोई बर्तन है उसकी कर रहे हैं। जैसे हम जो जहाँ पे अपना आर्ट से रिलेटेड सारा काम करते हैं वहाँ पे पेन पेंसिल कुछ भी पड़ा है उसको देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें स्केचिंग आप इवन कहीं भी कर सकते हैं। स्केचिंग का मतलब चीज़ों को बस क्विकली हम कैप्चर कैसे कर रहे हैं, हमको बस चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, उनको देखना है कैसे हम चीज़ों को देख रहे हैं, इन सारी चीज़ों को फोकस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम सबसे पहले फेस बनाते हैं, क्योंकि जो पोर्ट्रेट होते हैं, जो फिगर ड्राइंग होते हैं वह थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम फेस से स्टार्टिंग करते हैं, फिर उससे कंपेयर करके हम और चीज़ें ड्रॉ करते हैं। अब ऐसा होता है कि कई बार अलग अलग आर्टिस्ट अलग अलग पार्ट से ड्राइंग स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उनको कॉपी करें। हम जब प्रोसेस को कम्प्लीटली फॉलो करते हैं, जब हम फंडामेंटल्स पर वर्क करते हैं, प्रिंसिपल्स पर वर्क करते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो जब हम फिर सारी चीज़ें अच्छे से ऑब्जर्व करके उनको समझ लेते हैं, उन पर कई सालों तक अच्छे से वर्क करते हैं, उन पर प्रॉपरली उनको समझते हैं, तो हमारे अंदर एक नेचुरली अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। उन चीज़ों को हम अच्छे से जानने लगते हैं, फिर हम कहीं से भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जब हम बिगिनिंग स्टेज में होते हैं, अपनी लर्निंग स्टेज में होते हैं, तो उस टाइम पे प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको बार बार ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करते हुए फॉलो करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे जैसे हैंड है, तो इसको हम इसकी जो शर्ट की जो सिलवट है उनको ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम बस क्विकली एक फ्लो के साथ ड्रॉ कर रहे हैं। स्केचिंग में ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक ब्रांड का ही पेपर, कोई अच्छे ब्रांड का ही पेपर, पेन पेंसिल कुछ भी यूज़ करना हो। यहाँ पे मैं 5 रुपए वाला पेन यूज़ करके स्केचिंग कर रहा हूँ। तो स्केचिंग हम किसी भी टाइप के पेपर पर, जीरोक्स पेपर हो या कोई कॉपी हो, आप अगर स्कूल के स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो,
तो अपने जो नोटबुक होती है उसके पीछे कहीं भी आप स्केचिंग कर सकते हैं। अब इसमें जो पीछे ये बैट का बैग है तो उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसमें हम केवल बस लाइंस को देख रहे हैं कि लाइंस कहाँ से कहाँ जा रही हैं, उनकी लेंथ क्या है, ना हम इसमें डिटेलिंग्स का वो कर रहे हैं। अब इसमें मुझे थोड़ा गलती दिख रही है तो हम इसको दोबारा ड्रॉ करेंगे। तो यही मैंने आपको बोला कि स्केचिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें कम टाइम लगता है। तो जब हमें इसमें मिस्टेक दिखती है तो उसको हम दोबारा इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, और इसमें टाइम कम लगता है। तो यह हमारे लिए जो सरल होता है उसको इजीली हम कर पाते हैं और हम कंफर्टेबल भी रहते हैं इस चीज़ में। अब जैसे कि हम यहाँ पे फिर दोबारा जो फेस है तो उसको हम ऑब्ज़र्व करके उसको ड्रॉ कर रहे हैं। स्केचिंग में हम अलग अलग टाइम लिमिटेशन के साथ वर्क करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो जितने भी मैंने स्केच अभी बनाए हैं तो उनमें हम 5 से 7 मिनट बस इतना टाइम लेते हुए ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन कई बार जब हम उसको और अच्छे से बनाते हैं, उसमें हैचिंग वगैरह करते हैं वैल्यूज़ को देखते हुए, तो उसमें कई बार हमसे 15 से 20 मिनट का भी टाइम लगता है। कई बार हम क्विकली जेस्चर ड्राइंग करते हैं, उसमें हम केवल फ्लो पर ध्यान देते हैं, फील करते हैं उसको। तो उसमें हम 1 मिनट या 30 सेकंड इस टाइप से भी स्टडीज़ करते हैं, स्केचिंग करते हैं। स्केचिंग अलग अलग रीजन्स से भी की जाती है। जैसे कि कई बार हम जो कोई नया मीडियम ट्राई कर रहे हैं तो उसको समझने के लिए हम क्विकली स्केचिंग करते हैं, जिसमें अलग अलग टाइम लिमिटेशन होती हैं। हम जैसे कोई फाइनल वर्क बना रहे हैं तो ऐसा जो थंबनेल स्केचेस बोलते हैं, जिनको हम देखते हैं कि जो हम फाइनल आर्ट वर्क बना रहे हैं वह कैसा दिखेगा, तो उसके लिए हम अलग अलग टाइप से थंबनेल स्केचिंग करते हैं, जिससे कि हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरह से ट्राई करके देखते हैं कि कैसे वह दिखेंगी। उसी के बाद हम फाइनल वर्क बनाते हैं। जब हम कंपोजिशन सेट करते हैं तो उस टाइम पे भी एक हम अलग अलग स्केचिंग करके देखते हैं कि कैसे हम किस चीज़ को कहाँ पे रखें कि वह अच्छा लगे। तो उसको भी हम स्केचिंग के थ्रू ही समझते हैं। पहले उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी लग रही है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपने फाइनल वर्क्स को बनाते हैं। स्केचिंग में हम अलग अलग टाइम लिमिटेशन का, जैसे मैंने बोला, तो कई बार जैसे हम वैल्यूज़ के लिए वैल्यूज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हम वैल्यूज़ को समझने के लिए कैसे वैल्यूज़ काम कर रही हैं, कैसे अच्छी लग रही हैं, तो उसको समझने के लिए भी हम स्केचिंग करते हैं। तो स्केचिंग का मतलब सीधी बात है कि जब स्पीड वर्क करें, चीज़ों को समझते हुए उनको ऐसा फील कैप्चर करें। यहाँ पे जो जैकेट वाला पार्ट है वह थोड़ा छोटा है, तो ऐसी मिस्टेक्स को हम ऑब्ज़र्व करते हुए ड्रॉ करते हैं। अब जैसे कि अब अगर मैं इसको कंप्लीट भी करूं तो मुझे पता है, तो मैं इसको इतने ही स्टेज पर छोड़ सकता हूं, क्योंकि मुझे इसमें अपनी मिस्टेक पता है कि मेरी मिस्टेक कहाँ हुई है। तो स्केचिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप अपनी मिस्टेक्स को देख पाएँ। अगर आपको उसमें मिस्टेक समझ में आ गई तो आप उसको आगे बढ़ाना चाहें, उसको करेक्ट करके तो कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर इसको इतने ही स्टेज पर छोड़ना चाहें तो आप इसको ईज़िली इसको इतने ही स्टेज पर छोड़ सकते। अब यहाँ पे जो पैर वाला एरिया है उसको हम थोड़ा बहुत ड्रॉ करेंगे फ्लो के साथ, देखते हुए कि लाइंस कैसी जा रही हैं, और उसको हम एक फ्लो में लाइंस को खींचेंगे। जैसे कि ये जो घुटने के नीचे वाला पार्ट है वह थोड़ा कर्व है, लेकिन हम यहाँ पे इन सारी चीज़ों को नहीं देखते। हम क्विकली बस लाइंस को एक फ्लो के साथ खींचते हैं कि ओवरऑल हमें उस जो रेफरेंस है उसका फील आ जाए कि हम जो ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या उससे मैच कर रहा है या नहीं। यहाँ पे मैंने एक और रेफरेंस लिया है जहाँ पे मैं इस लेडीज़ को क्विकली ड्रॉ करूँगा। तो हम अपने आप से ही अलग अलग, जैसे हम घूमने जाते हैं या कहीं भी जो रेफरेंसेस जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं तो हम उनको क्लिक करके अपनी स्केचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पर भी हम सर्फिंग करते हैं तो उसमें भी हमें अलग अलग पर्सन्स के, मेल्स के, फीमेल्स के, और अलग अलग चीज़ों के हमें जो रेफरेंस है और मिल जाते हैं ईज़िली। तो हम उनको भी वहाँ से फ़ोटोज़ को लेके उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और रियल लाइफ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई भी आर्ट वर्क या स्केचिंग बनाते टाइम हमें इस चीज़ को मेनली फोकस करना है कि हमें किसी और के आर्ट वर्क को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जब हम किसी और के आर्ट वर्क को यूज़ करते हैं तो हो सकता है उसमें पहले से ही मिस्टेक हो, और जब हम एक बिगनिंग स्टेज में होते हैं तो वहाँ ऑब्वियस सी बात है कि हमसे मिस्टेक होंगी ही, क्योंकि अभी हम चीज़ों को सीख रहे हैं तो वहाँ पे मिस्टेक होना का नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब हम किसी मिस्टेक भरे आर्ट वर्क से ही
चीज़ों को करते हैं तो उसमें फिर और ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस हैं, हमें चीज़ें समझ नहीं आती हैं। इसलिए आपको रियल लाइफ रेफरेंसेस का ही यूज़ करना है। आप अपने आप से फ़ोटोज़ को क्लिक कर सकते हैं और स्टार्टिंग में आप जो क्या प्रिंट आउट निकलवा के प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि आपने जो फ़ोटोज़ क्लिक किया, आप जैसे अलग अलग जो अपने घर में चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई बर्तन है या कोई टॉर्च है या कुछ भी है, तो उसको आप अलग अलग एंगल से रख के उसकी फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। उसका प्रिंट आउट निकलवा कर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब हम फ़ोन से डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी आदत होती है कि हम एक एक चीज़ को जूम करके उसको देखते हैं, जिससे कि कई बार हमारा कोई पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है और हम जो ओवरऑल चीज़ बनाना चाहते हैं, जो रेफरेंस से देख के जो चीज़ बनाते हैं, तो उसका जो ओवरऑल फील है वह ख़त्म हो जाता है। इसलिए स्टार्टिंग में अगर आप कम्प्लीटली बिगनर है तो आप प्रिंट आउट का यूज़ कीजिए, और अगर आप फ़ोन का भी यूज़ कर रहे हैं तो उसको नॉर्मल पोजीशन में रहने दीजिए। आपको जो फ़ोटोज़ को जूम नहीं करना है, उसको जैसा आप नॉर्मल पोजीशन में देख रहे हैं उसी में रखते हुए उसको ड्रॉ करना है, ऑब्ज़र्व करते हुए। अब यहाँ पे जो साड़ी है तो उसको हमने जैसे कि एक फ्लो के साथ ड्रॉ किया। अब जो इनके हाथ में एक बाउल है तो उसको हम बस देखते हैं कि लाइन्स कैसी जा रही हैं, उन छोटी छोटी लाइन्स को भी हम ड्रॉ करते हैं विदाउट डिटेलिंग। तो स्केचिंग में हम डिटेलिंग पर बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं, बस ओवरऑल फील को कैप्चर करते हैं। और स्टार्टिंग में आप जो ह्यूमन फिगर्स हैं उनको यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ह्यूमन फिगर्स थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं। आप स्टार्टिंग में स्टिल लाइफ से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि स्टिल लाइफ में जो लाइन्स और जो शेप्स होते हैं वह एक ह्यूमन फिगर के कंपैरिजन में ईजी होते हैं, उनको हम ईजीली समझ पाते हैं। और हम जब लाइव जो स्टिल लाइफ होती है उससे भी प्रैक्टिस करते हैं तो स्टिल लाइफ का यह बेनिफिट है कि हम अपने स्टिल लाइफ को कितनी भी देर तक उसको अपने सामने रख के उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस को हम उतनी ज़्यादा देर तक बिना हिले डुले नहीं बैठा सकते। तो स्टार्टिंग में आप स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है स्टिल लाइफ में आपको थोड़ी बोरियत हो, लेकिन आपको इस पर ध्यान देना है और स्टार्टिंग में स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस कीजिए। और साथ में आप जो इजी चीज़ें हैं, जैसे कि आप एनिमल्स को, बर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, इससे कि आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। जैसे वेजिटेबल से अलग अलग चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि स्टिल लाइफ के बाद आप सीधा ह्यूमंस पर जंप कर जाएं तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होंगी, और जब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक होंगी तो हमारे अंदर साइकोलॉजिकली यह चीज़ आती है कि हमको ऐसा लगने लगता है कि हमसे तो होगा ही नहीं, हम कैसे करेंगे। तो इस टाइप से नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि प्रैक्टिस करते करते ही सारी चीज़ें सही होती हैं। तो आप अगर स्टार्टिंग से ही डिफ़िकल्ट चीज़ चुनेंगे तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि आपकी मिस्टेक होंगी। तो आपको पहले स्टार्टिंग में सिंपल सब्जेक्ट से, जैसे कि स्टिल लाइफ हुआ, उससे स्टार्टिंग करनी है। फिर उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल्स बढ़ाएंगे। जैसे कि आप पहले स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर उसमें आप जैसे कि फ्लावर पॉट हुआ, तो क्योंकि उसमें थोड़ा अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग टाइप से फ्लावर्स लीव्स होती हैं, तो उसमें थोड़ा मज़ा आएगा। आप बर्ड्स की फ़ोटो ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, वह भी थोड़ा अच्छे होते हैं। तो जब इस तरह से आप धीरे धीरे एनिमल्स, बर्ड्स, वेजिटेबल्स जो धीरे धीरे अपनी जो डिफ़िकल्टीज़ है उसको बढ़ाते हैं, तब जाके आप जब ह्यूमन फिगर को ड्रॉ करने जाते हैं तो फिर आप उसको ईजीली बना पाते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं हैचिंग ऐड कर रहा हूँ तो हैचिंग सीखी नहीं जाती है। जब हम फंडामेंटल्स को सीखते हैं तो वहाँ पे हम वैल्यूज़ को समझते हैं कि वैल्यूज़ का मतलब होता है कि डार्कनेस और लाइटनेस, किसी भी जगह पे कितनी ज़्यादा डार्कनेस और कितनी ज़्यादा लाइटनेस है, वो उसी के अकॉर्डिंग हम हैचिंग करते हैं। हैचिंग में हम क्रॉस हैचिंग और हैचिंग दोनों टाइप से लाइंस को यूज़ करते हैं। हैचिंग में हम एक ही सिमिलर दिशा में, डायरेक्शन में फ्लो के साथ एक डिस्टेंस में लाइंस को खींचते हैं कि जो लाइंस के बीच में एक लिमिटेड डिस्टेंस होता है, जिससे कि हम जो वैल्यू है, जो डार्कनेस है, उसको इजीली दिखा पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से इस पर टाइम देना है, आप स्केचिंग के साथ ही इस चीज़ को कर सकते हैं। और जब आप इसको करते जाएंगे तो आप इसमें बेहतर और अच्छे से कर पाएंगे सारी चीज़ों को समझते हुए। इसमें हम बहुत एडवांस लेवल पर भी हैचिंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जब हम हैचिंग करते हैं तो हम क्विकली बस धीरे धीरे इसी स्केचिंग में ही इसको करते जाते हैं, लेकिन हमें मेनली जो लाइन्स एंगल्स हैं पहले उन पर फोकस करना है, फिर हम स्केचिंग उसमें हैचिंग जो है उसको करें चाहे नहीं करें। लेकिन हम जो स्केचिंग का मेन जो कोर चीज़ है, जो उसकी ड्राइंग पार्ट है, मतलब उसकी जो लाइन्स एंगल्स हैं, उन पर मेनली फोकस करते हैं। आई होप कि आपको इन सारी चीज़ों से स्केचिंग के बारे में क्लैरिटी मिली होगी। तो आपको डेली बेसिस पर स्केचिंग करनी है, क्योंकि जिस तरह से हम कोई फाइनल परफॉर्मेंस देने से पहले उसकी कई बार रिहर्सल करते हैं, उसी तरह स्केचिंग भी हमारी रिहर्सल है।
जब हम डेली बेसिस पर कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं, स्केचिंग करते हैं, तो इससे हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, हमारे हाथ में फ्लो बैठ जाता है, हम चीज़ों को क्विकली कैप्चर कर पाते हैं और जब हम फाइनल आर्ट वर्क बनाते हैं तो उस टाइम पे ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो आपको डेली आधा से 1 घंटा स्केचिंग ज़रूर से करनी है। अगर आप आर्ट की फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं और अपने आर्ट स्किल्स को एक एडवांस लेवल पर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।